Welcome to Prahlad Goyal physics classes. In the previous class, we were doing question number 26. So let's continue. Now, question number 27. A person walks up a stalled escalator. तो अभी एस्केलेटर ये होता है जो सीढ़ियाँ लगी होती हैं मॉल्स वगैरह में, जो अपने आप मूव करती हैं। ऊपर नीचे आने जाने के लिए। तो लेकिन अब ये रुका हुआ है, स्टॉल का मतलब रुका हुआ। तो दिस एस्केलेटर इज स्टॉप्ड। तो अ पर्सन वॉक्स अप a stalled escalator in 90 सेकेंड। तो मतलब किसी पर्सन को नीचे से ऊपर तक जाने में टाइम लगता है 90 सेकेंड। यानी पर्सन चल के ऊपर जा रहा है, इस पे वॉक करके ऊपर जा रहा है, तो उसे टाइम लगता है 90 सेकेंड। तो मान लो अगर इसकी टोटल लेंथ एल है और पर्सन की वेलोसिटी है वीपी, तो फिर उसको टाइम लगता है 90 सेकेंड। तो भी टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यानी एल अपॉन वीपी, व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर नाउ मूविंग। अब सेकंड केस में क्या है कि वो एस्केलेटर पे खड़ा हुआ है और एस्केलेटर मूव कर रहे हैं। तो मान लो अगर एस्केलेटर की स्पीड वी है, तो फिर उसको टाइम लगता है ऊपर तक जाने में 60 सेकेंड। तो एस्केलेटर की स्पीड वी सपोज, और टाइम लगा 60 सेकेंड, तो फिर इक्वेशन आएगी 60 इक्वल टू एल अपॉन वी। फिर पूछा भी हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। अब सेकंड केस में, थर्ड केस में एस्केलेटर भी मूव कर रहे हैं और वो उसके ऊपर चल के भी जा रहे हैं। तो फिर इस केस में मैन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि एस्केलेटर भी मूव कर रहे हैं और वो उसके ऊपर चल के भी जा रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली उसे टाइम कम लगेगा। तो फिर यहाँ पे दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो फिर उसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन ऑन एस्केलेटर। और फिर अगर अब टाइम टी लगता है तो टी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और फिर यहाँ से वीपी और वी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ से वीपी आएगा एल अपॉन 90 और यहाँ से वी आएगा एल अपॉन 60। तो अब ये वैल्यूज पुट कर दी हमने वी और वीपी की, तो एल कैंसिल हो जाएगा और ये एलसीएम आ जाएगा 540, नहीं सॉरी 360। ठीक है, 540 एलसीएम आएगा। तो आएगा 36 सेकेंड। तो भी ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 28। Two cyclists moving with equal speeds of 10 किलोमीटर पर आवर ये दो साइकिलिस्ट हैं भी, से C1 एंड C2।
and they are moving with equal speeds of 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अप्रोचिंग ईच अदर यानी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। When the distance between them is 20 किलोमीटर, और जब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, a fly starting from one cycle keeps on flying alternatively from one cycle to the other cycle। तो कोई एक फ्लाई है मान लो जो C1 से स्टार्ट करती है उड़ना, तो वो C1 से C2 पे जाती है, फिर वापस C2 से C1 पे, फिर वापस C1 से C2 पे, फिर वापस C2 से C1 पे एंड सो ऑन। और फ्लाई की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड ऑफ फ्लाई इज ऑलवेज 40 किलोमीटर पर आवर। Then total distance traveled by the fly before the cyclists meet। तो जो फ्लाई है उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड हमेशा रहती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कि फिर जो फ्लाई है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बिफोर द साइक्लिस्ट मीट। तो देखो जो फ्लाई है उसकी स्पीड हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी, तो इन वट एवर डायरेक्शन इट ट्रेवल्स। और हम ये मान के चलेंगे कि जब साइकिलिस्ट जब जब फ्लाई एक साइकिलिस्ट के पास पहुंच के वापस मुड़ती है तो उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड इट वेस्ट्स नो टाइम इन टर्निंग। तो यानी इमिडिएटली वो टर्न कर जाती है साइकिलिस्ट के पास पहुंच के। तो देखो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों साइकिलिस्ट को मिलने में टाइम कितना लगेगा। देखो दोनों की स्पीड सेम है 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर। तो फिर दोनों अगर मिलेंगे तो बीच में मिलेंगे, तो बोथ विल मीट इन बिटवीन। सपोज ये पॉइंट है ए। व्हेन ईच ऑफ देम वुड हैव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। जब दोनों 10-10 का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे देन बोथ विल मीट। और फिर जो टाइम लगेगा तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन टू मीट तो टाइम लगेगा भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 10 और स्पीड भी 10 है, तो फिर टाइम लगेगा 1 आवर। और इस 1 आवर के दौरान जो फ्लाई है वो कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी 1 आवर में विद द स्पीड ऑफ 40, तो फिर वो हो जाएगा सिंपल स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई इन 1 आवर, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो दैट इज 40 किलोमीटर। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा ए। तो ऑब्वियसली फ्लाई भी फाइनली यहीं पे होगी, किसी पॉइंट पे होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि फ्लाई यहाँ से स्टार्ट हुई थी C1 से और फाइनली यहाँ पे है। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तो फिर वो आएगा 10 किलोमीटर। बट यहाँ पे डिस्टेंस से ट्रेवल्ड पूछी है, तो डिस्टेंस से ट्रेवल्ड होती है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। जैसे मान लो फ्लाई ने C1 से उड़ना स्टार्ट किया,
तो फर्स्ट टाइम वो C2 को यहाँ पे मिलती है, तब तक C2 भी कुछ यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस मुड़ जाती है, फिर C1 को कहीं यहाँ पे मिलती है, फिर वापस मुड़ जाएगी, फिर C2 को यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से लगातार चक्कर लगाती रहेगी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, a train of length 150 meter is going towards north। तो भी हम इस तरफ नॉर्थ मान लेते हैं, तो फिर इस तरफ साउथ हो जाएगा। और मान लो कि ट्रेन है ये ट्रेन है, मान लो इसकी लेंथ है 150 मीटर, इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसकी स्पीड है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards south, parallel to the railway track। और एक पैरेट इस तरफ आ रहा है अभी, ये मान लो पैरेट है जो साउथ की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। तो हमने बताना है कि पैरेट को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लो ये फ्रंट है ट्रेन का और ये बैक है, और अभी मान लो जो पैरेट है वो ट्रेन के फ्रंट पे है, और जब ये ट्रेन को क्रॉस कर लेगा तो फिर ये ट्रेन के बैक पे आ जाएगा, लेकिन उतने टाइम में ट्रेन भी कुछ आगे चली जाएगी। तो मान लो आफ्टर टाइम T ट्रेन कुछ यहाँ पे आ गई है, तो ट्रेन डिस्टेंस x ट्रेवल करके आ गई है। तो मान लो आफ्टर टाइम T ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और पैरेट भी उस टाइम यहाँ पे पहुंच गया। तो पैरेट अब ट्रेन के का जो बैक है उसके पास आ गया, तो ही हैज़ क्रॉस्ड द ट्रेन। तो फिर पैरेट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो ये हो जाएगी, और ये होगी L माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी L है यहाँ तक की, तो फ्री हो जाएगी L माइनस एक्स। तो टाइम T में जो ट्रेन का बैक है वो सपोज यहाँ पे आ गया, और पैरेट यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो नाउ द पैरेट हैज़ क्रॉस्ड द ट्रेन। तो फिर टाइम T में ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट x है, तो फिर x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंटू टाइम T। और टाइम T में जो पैरेट है उसका डिस्प्लेसमेंट L माइनस एक्स है, तो फिर पैरेट के लिए इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर दोनों को ऐड कर दो तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आएगा L इक्वल टू 10t प्लस 15t, 10t प्लस 5t, तो 15t। फिर L की वैल्यू पुट कर दो 150, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो आपका आंसर आ जाएगा D। हाँ, जिसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, अभी यही क्वेश्चन अगर हम ऐसे करते कि जो पैरेट है वो ट्रेन की डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, मान लो कुछ ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता।
कि जैसे मान लो अगेन ये ट्रेन है, तो ट्रेन इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और कोई पैरेट पीछे से आ रहा है और ट्रेन को क्रॉस करना स्टार्ट करता है। पैरेट की स्पीड मान लो 15 मीटर पर सेकंड है। तो इन व्हाट टाइम पैरेट विल क्रॉस द ट्रेन। तो ये बैक है ट्रेन का और ये फ्रंट है। तो जब पैरेट ट्रेन के फ्रंट पे आ जाएगा तो देन इट विल क्रॉस द ट्रेन। तो मान लो आफ्टर टाइम टी ट्रेन यहाँ पे आ गई है, तो मान लो आफ्टर टाइम टी ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हो गया x और पैरेट उस टाइम यहाँ पे आ गया, तो फिर पैरेट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा l प्लस एक्स। तो पैरेट का डिस्प्लेसमेंट l प्लस एक्स और टाइम t पे सपोज पैरेट यहाँ पे आ जाता है, तो फिर ये डिस्टेंस x से ट्रेवल करी ट्रेन ने टाइम t में विद स्पीड 10। तो ट्रेन के लिए इक्वेशन आएगी x इक्वल टू 10t और पैरेट ने ट्रेवल किया l प्लस एक्स टाइम t में विद द स्पीड ऑफ 15। तो फिर l प्लस एक्स आएगा 15t। अब दोनों को माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो फिर यहाँ से l आ जाएगा 5t, यानी 150 इज 5t। तो फिर t की वैल्यू आ जाएगी 30 सेकेंड। तो फिर इस केस में आपका आंसर आएगा 30 सेकेंड। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 30। आज क्वेश्चन ये है कि two cars A and B are traveling in the same direction with velocities VA and VB, and VA is greater than VB. When the car A is at a distance D behind the car B, और जो कार A है वो कार B से डिस्टेंस D पीछे है। The driver of car A applies brakes producing a uniform retardation F. तो फिर जो ड्राइवर है कार ए का, तो वो ब्रेक लगाना शुरू करता है और जिससे कि कार ए में रिटार्डेशन आ जाता है। तो रिटार्डेशन अगर एफ है तो फिर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाएगा एफ, यानी एक्सेलरेशन माइनस एफ हो जाएगा एक तरह से। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विल बी माइनस एफ। तो देयर विल बी नो कोलिजन व्हेन। तो हमने बताना है कि किस कंडीशन में कोलिजन नहीं होगा। देखो, इसको करने के दो मेथड्स हैं। तो पहला मेथड ये है कि अगर हम ये मान लें कि चलो कोलिजन हो जाता है, चलो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे आगे जाके किसी पॉइंट सी पे दोनों में कोलिजन हो जाता है टाइम टी पे, और ये डिस्टेंस एक्स मान लो। मतलब टाइम टी में सपोज कार बी ट्रेवल करती है डिस्टेंस एक्स और कार ए ट्रेवल करती है डी प्लस एक्स। देखो, कार बी की स्पीड तो सेम ही रहेगी क्योंकि कार बी पे हमने कोई ब्रेक वगैरह नहीं लगाया, तो फिर कार बी की स्पीड तो सेम है। तो कार बी की इक्वेशन लिखोगे तो इसकी आएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फिर कार बी की इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल टू वी बी इंटू टी। और फिर कार ए भी टाइम टी पे यहाँ पहुँच गई है। फिर कार ए के लिए इक्वेशन लिखो
तो क्या इक्वेशन आएगी, तो कार ए के लिए इक्वेशन आएगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है डी प्लस एक्स कार ए का, और इनिशियल वेलोसिटी वी ए, टाइम टी, और एक्सेलरेशन माइनस एफ. So we apply this equation s equal to ut plus half at square for car A. और फिर यहाँ से अगर हम t निकाल लें तो अब क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आ जाएगा d प्लस वी बी टी तो इसको सिंप्लीफाई करके, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ जाएगी. अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में. तो अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालें, जैसे फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. अगर तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी, तो देखो अगर मान लो जैसे t की वैल्यू आ जाएगी, मान लो अगर t की कोई रियल वैल्यू यहाँ से आ जाती है, मतलब कोई वैल्यू यहाँ से आ जाती है, सपोज 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ से आ जाती है, तो इफ वी गेट सम वैल्यू ऑफ t देन कोलिजन विल अकर. फिर तो कोलिजन हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई अगर टाइम की वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब है कि देन कोलिजन विल अकर. लेकिन अगर सपोज कोई टाइम की वैल्यू नहीं आती है यहाँ से हमारे पास, और वो टाइम की वैल्यू कब नहीं आएगी, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, तो फिर हमारे पास t की कोई वैल्यू नहीं आएगी. और t की कोई वैल्यू नहीं आती है, तो फिर इसका मतलब फिर कोई कोलिजन भी नहीं होगा. तो फिर टू अवॉइड कोलिजन वी शुड हैव d लेस देन 0. To avoid collision we should have d less than 0. तो फिर इसमें ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो गया, और d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 से कम होनी चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दो. तो b की वैल्यू, तो b का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4 वी बी माइनस वी ए स्क्वायर माइनस 4 ए सी लेस देन 0. तो 4 कट जाएगा कॉमन निकल के, और फिर यहाँ से 2fd इज ग्रेटर देन वी बी माइनस वी ए स्क्वायर, और फिर यहाँ से d इज ग्रेटर देन वी बी माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2f. तो ये आंसर आ जाएगा इसका. तो अब इसका आंसर ए आ गया. तो यहाँ पे हमारा वी बी माइनस वी ए है, लेकिन यहाँ पे वी ए माइनस वी बी है, बट क्योंकि स्क्वायर है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा,
कि ब्रैकेट के अंदर वी बी माइनस वी ए है या वी ए माइनस वी बी है। अब इसका जो अगला मेथड है भी वो क्या है देखो। तो अभी दूसरा तरीका ये है करने का कि मान लो किसी टाइम टी पे कार भी यहाँ पे पहुँच गई है, तो इसकी वेलोसिटी तो हमेशा वी बी है और इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया एक्स। तो फिर कार बी के लिए इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू वी बी इंटू टी। और उस टाइम पे कार ए अभी कुछ यहाँ पे पहुंची है, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो वाई है। यानी कार ए अभी कार बी के पास नहीं पहुंची है और कार ए की वेलोसिटी कम होती जा रही है क्योंकि इसमें रिटार्डेशन है। और मान लो अगर कार बी से टकराने से पहले अगर इसकी वेलोसिटी वी बी हो जाए, वी बी या उससे कम हो जाए, तो फिर कोलिजन नहीं हो सकता। तो मान लो टाइम टी के बाद कार ए यहाँ पे आ गई है, इसको ए प्राइम मान लेती है, इसको बी प्राइम। ठीक है भी। तो मान लो कार टाइम टी के बाद कार बी बी प्राइम पे आ गई है ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ एक्स, और कार ए प्राइम पे आ गई है ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ वाई। तो फिर वाई की वैल्यू होगी वी ए टी माइनस हाफ एफ टी स्क्वायर। और अभी कोलिजन नहीं हुआ है, और कोलिजन होने से पहले अगर कार ए की वेलोसिटी वी बी या फिर उससे कम हो जाए तो फिर कोलिजन नहीं हो सकता। तो चलो कि मान लो टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी अगर वी बी हो गई है और अब ये टकराई नहीं है, तो फिर इसके बाद अब कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसके लिए जो y की वैल्यू है वो d प्लस एक्स से कम होनी चाहिए। तो इसमें फिर जो कंडीशन आएगी टू अवॉइड कोलिजन, सो टू अवॉइड कोलिजन कि मान लो किसी टाइम t पे कार a की वेलोसिटी v b हो गई है इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ कार b, और उस टाइम t में कार a का डिस्प्लेसमेंट y हो गया। देन टू अवॉइड कोलिजन y शुड बी लेस देन इक्वल टू d प्लस एक्स। तो फिर कोलिजन नहीं होगा। फिर अभी y और x की वैल्यू पुट कर दो। और x की वैल्यू वी बी इंटू टी। और टाइम हम ऐसे निकाल सकते हैं कि टाइम t के बाद जैसे कार a की वेलोसिटी वी बी हो गई है तो अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर कार a। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी वी ए माइनस वी बी अपॉन एफ। और फिर यहाँ से आएगा भी d ग्रेटर देन वी बी टी को उधर ले जाओ तो आएगा वी ए माइनस वी बी इंटू टी माइनस हाफ एफ टी स्क्वायर। और फिर वी ए माइनस वी बी यहाँ से आएगा एफ इंटू टी, तो आ जाएगा हाफ एफ टी स्क्वायर। और फिर टी की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा डी ग्रेटर देन वी ए माइनस वी बी अपॉन वी ए माइनस वी बी स्क्वायर अपॉन टू एफ। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भी।
तो इसमें कंसेप्ट ये है कि भाई अगर टकराने से पहले कार ए की वेलोसिटी कार बी की वेलोसिटी या उससे कम हो जाए तो फिर कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमने मान लिया कि किसी टाइम टी के बाद कार बी यहाँ पे आ जाती है और कार ए यहाँ पे आ जाती है और इसकी वेलोसिटी वी भी हो गई है और अभी टकराई नहीं है, तो फिर आगे भी कोलिजन नहीं होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31। A boy is 32 meter behind a bus when bus starts moving away from him at an acceleration of 1। तो मान लो ये कोई बस है और ये कोई बॉय है यहाँ पे जो उससे 32 मीटर पीछे है। और बस ने जो है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब कि बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 और बस ने एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना स्टार्ट कर दिया अवे फ्रॉम हिम, यानी बॉय से अवे। इन ऑर्डर टू कैच द बस बॉय स्टार्ट्स रनिंग इमीडिएटली विद a constant velocity of 10। तो फिर उसी टाइम बॉय ने भी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भागना शुरू कर दिया। तो फाइंड द टाइम इन विच ही विल कैच द बस। तो कितने टाइम बाद वो बस को कैच कर लेगा, तो ये हमने बताना है। तो मान लो जो बॉय है वो यहाँ पे आके बस पकड़ लेता है, तो बस भी यहाँ पे पहुँच गई, बॉय भी यहाँ पे पहुँच गया। When bus has traveled a distance of x, तो फिर अगर दोनों की इक्वेशन लगाएं तो बस के लिए इक्वेशन आ जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइम टी मान लो। तो बस का डिस्प्लेसमेंट x, u 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर, यानी x आ गया टी स्क्वायर बाई 2। और जो बॉय है उसकी तो स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर उसके लिए इक्वेशन लग जाएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बॉय का डिस्प्लेसमेंट 32 प्लस एक्स, वेलोसिटी 10 और टाइम t। अब x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी t माइनस 4 t माइनस 16। तो फिर यहाँ से t के दो आंसर आएंगे, t इक्वल टू 4 सेकेंड और t इक्वल टू 16 सेकेंड। तो या तो वो 4 सेकेंड पे बस को पकड़ सकता है या फिर 16 सेकेंड पे। तो फिर इसका आंसर आना चाहिए डी, 4 सेकेंड। यानी 4 सेकेंड पे वो बस को पकड़ लेगा। तो फिर दो आंसर क्यों आ रहे हैं इसके भी? तो दो आंसर आने का मतलब है कि अगर मान लो वो 4 सेकेंड पे बस को ना पकड़े और ऐसे ही भागता रहे जैसे पहले भाग रहा था, तो फिर जो बॉय है वो बस से आगे निकल जाएगा। ठीक है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो बस के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर वो बस में ना चढ़े और ऐसे ही भागता रहे तो फिर वो बस से आगे निकल जाएगा और फिर दोबारा टी इक्वल टू 16 सेकेंड पे तो फिर से बस उसके साथ आ जाएगी। तो फिर भलाई इसी में है कि वो पहले ही बस को पकड़ ले
क्योंकि फिर बस की स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए भी? 4 सेकेंड। तो ही शुड कैच द बस इन 4 सेकेंड। वो चाहे तो 16 सेकेंड पे भी कैच कर सकता है बस को, बट ही शुड कैच द बस एट 4 सेकेंड। इसके बाद अभी क्वेश्चन 32 एंड 33। हाँ जी, क्वेश्चन है ये कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इनिशियली 40 मीटर अपार्ट। ए इज बिहाइंड बी and particle A is moving with uniform velocity of 10 meter per second towards B, and particle B starts moving away from A with constant acceleration 2 meter per second square। तो ये भी स्टार्ट ही करता है, तो इसकी फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी बी की। ठीक है, तो भी पार्टिकल भी इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो द टाइम एट विच मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू अकर्स, तो दोनों में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी भी? देखो अभी शुरू में तो ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है, लेकिन बी की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन जब तक ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा रहेगी तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। तो टिल देन velocity of A is greater than velocity of B, distance between A and B will continue to decrease, will continue to decrease। तो जब तक A की वेलोसिटी B से ज़्यादा रहेगी तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि जब A और B की वेलोसिटी इक्वल हो गई, तो एट सम टाइम velocity of B will become equal to A। तो एट सम टाइम when VB becomes equal to VA, तो फिर उस टाइम पे दोनों के बीच डिस्टेंस होगा मिनिमम, क्योंकि उसके बाद फिर VB की वैल्यू VA से ज़्यादा हो जाएगी, और जब VB VA से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो when VB becomes greater than VA, then distance between A and B will start increasing। तो फिर A और B के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कब होगी? वो होगी जब VB equal to VA। So at some time when VB equal to VA, then distance between A and B will be minimum। तो मान लो किसी टाइम t पे VB equal to VA हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे VB की वैल्यू होगी u प्लस AT से, u 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो VB हो जाएगा 2t यूजिंग V इक्वल टू u प्लस AT। u 0 है और A की वैल्यू 2 है, और VA तो कांस्टेंट ही है इक्वल टू 10, तो फिर यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा C। फिर पूछा है अभी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे दोनों में डिस्टेंस मिनिमम होगी, और उस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू क्या है फिर वो हमने बतानी है इसमें।
तो फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड में देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे होगा। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में जो a है वो डिस्टेंस चलेगा से एस ए, तो चलेगा 10 इंटू 5 यानी 50 मीटर। तो मान लो ए यहाँ पे आ जाते हैं 10 सेकेंड बाद, और ये डिस्टेंस होगा 50। और टाइम टी के बाद मान लो बी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो एस बी। तो फिर एस बी हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू जीरो है, तो हाफ ए और टाइम 5 सेकेंड, तो आएगा 25 मीटर। तो फ्री आ जाएगा 25 मीटर, और हमने ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। तो फिर एक्स मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटली हो जाएगा 40 प्लस 25 65 माइनस 50, तो फिर आ जाएगा भी 15 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। जिसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। Two points move in the same straight line starting at the same moment from the same point. तो दो पार्टिकल एक ही जगह से मूव करना स्टार्ट करते हैं along the same line. The first moves with constant velocity u naught. तो अभी पहला मूव करता है वेलोसिटी u naught से, वेलोसिटी इसकी हमेशा सेम रहती है। एंड सेकंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन f फ्रॉम रेस्ट। तो दूसरे वाले की शुरू में तो वेलोसिटी जीरो है, बट इसमें एक्सेलरेशन f से ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल। तो ड्यूरिंग द टाइम दैट elapses बिफोर द सेकंड कैचेस द फर्स्ट, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज व्हाट। तो देखो, क्योंकि शुरू में वन की स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड अभी जीरो ही है, तो फिर वन एकदम से आगे निकल जाएगा और टू अभी पीछे होगा। तो मान लो किसी टाइम पे वन यहाँ पे आ गया और वन का डिस्प्लेसमेंट मान लो s1, और उस टाइम पे टू अभी यहाँ पे है और इसका डिस्प्लेसमेंट s2, और फिर ये हो जाएगा दोनों के बीच का सेपरेशन x, और ये होगा s1 माइनस s2। तो फिर ये पूछा है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो अभी देखो, किसी टाइम t पे अगर मान लो फर्स्ट यहाँ पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी तो u नॉट ही रहेगी हमेशा, और किसी टाइम t पे मान लो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ v2 हो गई है, तो v2 कितनी आएगी। तो v2 आ जाएगी u प्लस ए टी, लगा दो तो u जीरो, a की वैल्यू f और टाइम t। तो किसी टाइम t पे फर्स्ट की वेलोसिटी u नॉट है और सेकंड की वेलोसिटी v2, एंड v2 इक्वल टू एफ टी। अब देखो, सेम कंसेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर u नॉट की वैल्यू v2 से ज़्यादा रहेगी जब तक, तब तक इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, और फिर एक टाइम पे जब v2 u नॉट के बराबर हो जाएगा
तो फिर उस समय जो डिस्टेंस होगी दोनों में वो मैक्सिमम होगी। ठीक है भी। तो अगेन टिल देन v2 रिमेन्स लेस देन u नॉट, यानी जब तक इसकी वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की फर्स्ट से कम रहेगी तो दोनों में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ज़्यादा आगे मूव करेगा, सेकंड वाला कम आगे मूव कर पाएगा, तो दोनों में सेपरेशन बढ़ती जाएगी। तो टिल देन v2 रिमेन्स लेस देन u नॉट, द सेपरेशन between particles will continue to increase। और फिर मैक्सिमम को होगी सेपरेशन, तो एट मैक्सिमम सेपरेशन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो v2 शुड बी इक्वल टू u नॉट, v2 की वैल्यू पुट कर दो ft, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा भी u नॉट अपॉन f, और फिर इतने टाइम में ये निकाल लो कि पार्टिकल 1 ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 2 ने कितना ट्रेवल किया। तो टाइम t में 1 ट्रेवल करेगा s1, दैट इज u नॉट इंटू टी, तो आएगा u नॉट स्क्वायर अपॉन f, और सेकंड वाला ट्रेवल करेगा हाफ एफ टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, u जीरो है, एक्सेलरेशन f, तो t की वैल्यू पुट कर दो u नॉट अपॉन f, तो यहाँ से आ जाएगा ये u नॉट स्क्वायर अपॉन 2f, और फिर x मैक्सिमम आ जाएगा s1 माइनस s2। तो आपका आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 को अभी आप छोड़ दो। तो व्हेन वी विल डू these questions, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो प्लीज रिमाइंड मी टू डू दिस क्वेश्चन एट दैट पॉइंट। तो अभी इसको आप छोड़ दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखो, तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है 36 में, इसका मतलब इसके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 36, तो ये क्वेश्चन है 36। A body is found to be moving with uniform acceleration 30 meter away from the starting point during the 4th second। तो फिर ये जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो ये यहाँ पे लगा दो। तो फर्स्ट केस में dn 30 है और n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पुट कर दी, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर लिखेगी एंड 70 मीटर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द 9th सेकेंड। तो टूवर्ड्स का मतलब है कि पार्टिकल वापस आ रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो फिर डिस्प्लेसमेंट -70 हो जाएगा, और n की वैल्यू 9 है, तो फिर इक्वेशन आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, और फिर 2 - 1 कर दो, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी -20 और u की वैल्यू आएगी 100। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर सेकंड ऑप्शन है भी, द बॉडी चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली वंस एंड आफ्टर दैट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी कब चेंज करेगी, जब उसकी वेलोसिटी का साइन चेंज होगा।
तो अगर हम किसी टाइम पे वेलोसिटी निकालें v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो किसी टाइम पे वेलोसिटी आएगी 100 माइनस 20t। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी? लेट्स सी व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो पुट v इक्वल टू जीरो, सॉरी पुट v इक्वल टू जीरो। तो v को जीरो पुट कर देंगे तो t आ जाएगा 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे मान लो पार्टिकल ने t इक्वल टू जीरो पे मूव करना स्टार्ट किया और शुरू में वेलोसिटी थी 100 और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 20। तो पार्टिकल आगे जाता जाएगा और फिर 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। 5 सेकेंड से पहले इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। जैसे अगर आप t को कुछ भी पुट करो 5 से लेस तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। तो फॉर t लेस देन 5 सेकेंड v इज पॉजिटिव, और v पॉजिटिव का मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। बट अगर t की वैल्यू 5 से ज़्यादा पुट करोगे तो v नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मान लो t को पुट करते हो 6 सेकेंड तो फिर v नेगेटिव आ जाएगा। और v नेगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल t इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहाँ पे रुकेगा और फिर वापस चलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद इसकी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी फॉर t ग्रेटर देन 5 सेकेंड। उसके बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी, यानी फिर पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में ही चलता रहेगा और फिर कभी इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। तो क्या लिखा है? द बॉडी चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली वंस एंड आफ्टर दैट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है भी, यानी 5 सेकेंड पे बस एक बार उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। 5 सेकेंड से पहले इस तरफ आ रहा था वो, 5 सेकेंड पे जीरो होगी वेलोसिटी, उसके बाद फिर वो वापस जाना शुरू कर देगा और उसके बाद फिर वो लेफ्ट की तरफ ही जाता रहेगा। इट विल नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन। तो फिर बी ऑप्शन भी ठीक हो गया। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नेवर बिकम्स जीरो, ये गलत हो गया क्योंकि एक बार यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई है, तो फिर ये गलत हो गया। फिर लिखा द बॉडी विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। तो अगर हम 10 सेकेंड बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालें बाय अप्लाइंग द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना है? 100 है, टाइम 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन -20, तो फिर जीरो आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जीरो आने का मतलब है कि जो बॉडी है वो वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, यानी 5 सेकंड में बॉडी ए से बी जाएगी और फिर अगले 5 सेकंड में वापस बी से ए पर आ जाएगी। ठीक है जी, तो फिर डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसके 3 आंसर हो जाएंगे, ए बी एंड डी। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, 3 particles starts moving from origin at the same time with velocity 2 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 3 पार्टिकल एक साथ ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्टिकल जा रहा है along एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड along नेगेटिव वाई एक्सिस विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल along x इक्वल टू वाई लाइन। तो अभी x इक्वल टू वाई लाइन ये वाली होगी।
45 डिग्री के एंगल पे। तो तीसरा पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स अगर है तो फिर ये लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये लाइन x इक्वल टू वाई है, या y इक्वल टू एक्स, तो इसका स्लोप 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 1 हो गई, और स्लोप होता है tan थीटा, तो थीटा इज 45। तो फिर लाइन हो जाएगी x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स। तो तीसरा पार्टिकल इस लाइन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, और मान लो इसकी स्पीड कुछ भी है। तो फिर हमने थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है कितनी होनी चाहिए, सो दैट द थ्री पार्टिकल्स में ऑलवेज लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यानी थर्ड पार्टिकल की स्पीड क्या होनी चाहिए कि ये तीनों पार्टिकल हमेशा किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। तो देखो इसका मतलब है कि मान लो कुछ टाइम बाद पार्टिकल 1 यहाँ पे आ जाता है, पार्टिकल 2 कुछ यहाँ पे आ जाता है, और पार्टिकल 3 कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो फिर तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए, यानी इस तरह से। तो पार्टिकल 3 उस टाइम यहाँ पे होना चाहिए कुछ, ताकि तीनों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। तो फिर इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो देखो इसे हम कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो टाइम t के बाद पार्टिकल 1 यहाँ पे पहुँच गया पॉइंट ए पे, तो टाइम t में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2t। तो फिर जो a है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2t, 0, यानी जो डिस्टेंस OA है वो 2t हो जाएगा। और टाइम t में जो सेकंड पार्टिकल है वो b पे आ गया, तो फिर O से B का डिस्टेंस होगा 60। तो फिर B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 60। और जो पार्टिकल 3 है वो C पे आ गया, तो O से C का डिस्टेंस हो जाएगा V इंटू टी। और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, तो फिर जो ये डिस्टेंस आएगा OM, तो OM आएगा VT cos 45, क्योंकि OM अपॉन VT ये होगा cos 45। तो फिर यहाँ से OM आ जाएगा VT cos 45, यानी VT बाई रूट 2। और जो ये डिस्टेंस है भी MC, सिमिलरली MC आ जाएगा VT sin 45, यानी VT बाई रूट 2। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे VT बाई रूट 2, VT बाई रूट 2। तो हमने भी एट एनी टाइम इन तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल लिए। अब अगर तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तीनों किसी एक स्ट्रेट लाइन पे, तो फिर अब ये कंडीशन लगा सकते हैं कि जो स्लोप लाइन ए बी का होगा वही स्लोप लाइन ए सी का होना चाहिए, बिकॉज पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, या वही स्लोप लाइन बी सी का होना चाहिए। तो जैसे मर्जी कर सकते हो। और स्लोप का फार्मूला ये होता है भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो फिर ये लगा दो भी स्लोप ऑफ लाइन ए बी should be same as slope of line AC। या आप यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन BC भी ले सकते हो, एक ही बात है क्योंकि सेम लाइन है ये। एंड अप्लाई दिस फार्मूला। ये B के कोऑर्डिनेट से 0, -60 होगा भी। तो नाउ MAB इक्वल टू MAC। अप्लाई दिस फार्मूला टू फाइंड द स्लोप। तो AB का निकालेंगे तो इसको ले लो x1/1 x2/2, तो आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और ऐसे ही AC का निकालेंगे तो x1/1 और ये x2/2, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा v इक्वल टू 3√2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका बी आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी मान सकते थे कि हो सकता है कि जो पार्टिकल है वो इस तरफ चलना स्टार्ट करता है। अगर मान लो पार्टिकल इस तरफ चलना स्टार्ट करता है तो फिर किसी टाइम वो यहाँ पे होता है, फिर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं दोनों, फिर हो जाते हैं -VT/√2 -VT/√2 और फिर यहाँ पे माइनस माइनस आ जाता है। और फिर यहाँ से सॉल्व करके जो v की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है। तो v नेगेटिव आने का मतलब है कि जिस तरफ हमने अज्यूम किया उससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फिर इस तरफ जाने से ही ऐसा पॉसिबल होगा कि तीनों किसी टाइम एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। क्वेश्चन नंबर 38। An automobile traveling with a speed of 60 km/h can brake to stop within a distance of 20 meters. If the car is going twice as fast, यानी 120 km/h, तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो जैसे मान लो कोई ये ऑटोमोबाइल या कार है जो किसी वेलोसिटी u से जा रहे हैं और हमने इस पर ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, तो फिर इसमें एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाएगी। और फिर मान लो ये डिस्टेंस s से ट्रेवल करके रुक जाते हैं। अप्लाई दिस इक्वेशन, ए नेगेटिव आएगा तो फिर यहाँ से s आ जाएगा u²/2a। तो अगर मान लो फर्स्ट केस में इसकी स्पीड u1 है शुरू में और स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 है, तो फर्स्ट केस में s1 20 और u1 60, तो s को s1 पुट कर दिया, u को u1, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड केस में मान लो स्पीड u2 हो गई, स्टार्टिंग स्पीड u2 दैट इज 120 km/h और स्टॉपिंग डिस्टेंस s2 मान लो, तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर 2/1 कर दिया तो ये 2a कट जाएगा, ये आ जाएगा। फिर u2 और u1 की वैल्यू पुट कर दी और s1 की वैल्यू 20 मीटर, तो यहाँ से s2 आ जाएगा 80 मीटर। या आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, तो यहाँ से देखो a तो कांस्टेंट है दोनों केसेस में, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम होगा, यानी जो ब्रेकिंग फोर्स है वो दोनों केस में सेम है। तो ब्रेकिंग फोर्स अगर सेम है तो फिर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी दोनों केस में सेम होगी। तो फिर यहाँ से भी s प्रोपोर्शनल टू u² आ जाएगा क्योंकि a दोनों केस में सेम है। तो सेकंड केस में u डबल हो गया, तो u अगर डबल हो गया तो फिर जो s है वो 4 टाइम हो जाएगा क्योंकि s प्रोपोर्शनल टू u² है, तो u अगर डबल होगा तो क्योंकि u का स्क्वायर है तो फिर जो s है वो 4 टाइम हो जाएगा। तो पहले s 20 था तो फिर सेकंड केस में s हो जाएगा 4 टाइम्स यानी 80 मीटर। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा डी।
अच्छा, अभी जो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये हम पहले सब्जेक्टिव में कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। जैसे ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ये बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मान लो कार यहाँ से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट्स एट द रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस, तो डिस्टेंस एस के लिए ये एक्सेलरेशन एफ से एक्सेलरेट करती है अप टू पॉइंट बी, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी। मान लो पॉइंट बी के आके इसकी स्पीड वी नोट हो जाती है, और फिर ये कुछ टाइम टी के लिए उसी स्पीड से चलती है अप टू पॉइंट सी, सपोज अप टू पॉइंट सी, एंड देन डेसेलरेट्स एट द रेट एफ अपॉन 2, और उसके बाद फिर ये अपनी स्पीड कम करना शुरू करती है, तो डेसेलरेशन एफ अपॉन 2, तो एक्सेलरेशन माइनस एफ अपॉन 2, और फाइनली पॉइंट डी पे आके रुक जाती है। और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया 15s, तो फिर एस की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अभी ये क्वेश्चन ए ट्रिपल ई, यानी जो पहले जेई मेंस था वो ए ट्रिपल ई था, तो 2005 का क्वेश्चन है, बट इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था, तो करेक्ट आंसर इज एफ टी स्क्वायर अपॉन 72। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो देखो ए से बी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो बी पे आके स्पीड वी नोट हो गई, और फिर बी से सी तक स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा वी नोट इंटू टी। अगर मान लो भी ए से बी टाइम लगता है t1, देन अप्लाई द इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें v की वैल्यू v नोट है, u 0, एक्सेलरेशन f और टाइम t1, तो यहाँ से v नोट आ जाएगा f इंटू टी1। और फिर मान लो c से d टाइम लगता है t2, तो c से d भी लगाओ ये इक्वेशन, तो v 0 है, u यहाँ पे v नोट हो जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस एफ अपॉन 2 और टाइम t2, तो यहाँ से भी 2v नोट आ जाएगा एफ टी 2, and from equation 1 and 2 we can see that t2 is twice of t1, यानी v नोट की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तो t2 आ जाएगा twice of t1। तो देखो c से d में टाइम जो लगा वो डबल लगा a से b के कंपैरिजन में। अब अगर हम a से b में एवरेज वेलोसिटी देखें, तो a से b में एवरेज वेलोसिटी आएगी 0 प्लस वी नोट अपॉन 2, यानी वी नोट अपॉन 2, और c से d में अगर एवरेज वेलोसिटी देखें तो वो भी सेम आएगी वी नोट प्लस 0 अपॉन 2, यानी वी नोट अपॉन 2। तो अभी एवरेज वेलोसिटी दोनों में सेम है ए बी और सी डी में, बट सी डी का टाइम डबल है ए बी से, और फिर जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्योंकि टाइम इसमें डबल लगा सी डी में इन कंपैरिजन टू ए बी, और वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम है, तो टाइम डबल लगा, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट भी ए बी का डबल होना चाहिए, क्योंकि वी एवरेज सेम है, टाइम डबल लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो जाएगा। तो फिर जो ये डिस्प्लेसमेंट है भी
तो ये डिस्प्लेसमेंट एस का डबल हो जाएगा, यानी 2s। और फिर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट 15s है, ये s ये 2s, तो फिर जो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा ये आ जाएगा 15 माइनस s माइनस 2s, यानी 12s। अब इसके बाद ए बी पार्ट में इक्वेशन लगा दी हमने, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ए बी पार्ट के लिए वी नॉट, यू 0, एक्सेलरेशन एफ, डिस्प्लेसमेंट एस, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और पार्ट बी सी के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है 12s इक्वल टू वी नॉट इंटू टी। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकाल के तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और फिर इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा एस इक्वल टू एफ टी स्क्वायर अपॉन 72। तो ठीक है भी, सो वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।